हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 9th में आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण का निगमन। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि गति का समीकरण क्या है, ये किस संबंध को दर्शाता है, गति का समीकरण किसने दिया था, ये बात आप लोग दिमाग में लाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है गति के समीकरण का ग्राफीय विधि से निगमन करेंगे। ग्राफीय विधि से, ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। ग्राफीय विधि मतलब ग्राफ को प्लॉट करके और उससे हम लोग गति का समीकरण क्या करेंगे, निकालेंगे। पहला समीकरण d बराबर u प्लस एटी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये निकालेंगे। अब आइए यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों से कि पहले समीकरण को हम लोग वेग समय संबंध कहते हैं। वेग समय संबंध देख सकते हैं, इसमें समय है और वेग है, तो वेग समय संबंध बोलते हैं इसको। इसके लिए समीकरण यानी कि v बराबर यू प्लस एटी आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसी पे बनाकर पूछा जाता है कि वेग समय संबंध के लिए समीकरण का निगमन कीजिए। तो कौन से समीकरण का निगमन करेंगे, पहले समीकरण का। दूसरी बात कि समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण दूसरा समीकरण होता है समय स्थिति संबंध। देखिए ये यस यानी कि विस्थापन या दूरी, ये एक तरह की स्थिति होती है, और ये समय, तो स्थिति समय के साथ जो संबंध होता है तो वो दूसरा समीकरण होता है, ठीक है। और तीसरा वेग स्थिति संबंध के लिए, वेग और स्थिति, वेग भी और स्थिति यानी यस के बीच में जो संबंध होता है उसके लिए समीकरण, तो समीकरण नंबर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो आप जो है आइए शुरू करते हैं। पहला समीकरण यानी कि वेग समय संबंध के लिए समीकरण यानी कि पहला समीकरण v बराबर यू प्लस एटी का निगमन। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई कि मानेंगे कि कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण से क्या कर रही है, चल रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है। तो एक समान त्वरण को क्या माना गया, ए से क्या कर रही है, गति कर रही है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और t समय के बाद भी वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो t समय के बाद का मतलब इसको अंतिम वेग मानेंगे, ठीक है। इसका वेग समय ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि कोई भी वस्तु जब एक समान त्वरण से गति कर रही हो तो उसका जो है वेग समय ग्राफ कैसे मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, और त्वरण किस पे दिखाया जाता है, त्वरण इस पे दिखाया जाता है। और वास्तव में ये जो है जो ग्राफ होता है यह त्वरण के लिए ही प्लॉट किया जाता है, ठीक है। वेग समय संबंध क्या दर्शाता है, वेग समय संबंध का ग्राफ क्या दर्शाता है, वेग समय संबंध का ग्राफ जो है त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि ये वेग समय ग्राफ जो है किसको दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। किस पर त्वरण मिलता है, तो इस ग्राफ पर क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, ठीक है। अब यहां से आइए जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये तो प्लॉट कर लेंगे भाई कि ये मूल बिंदु है और यहाँ इसका वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु P पर प्रारंभिक वेग क्या है, वस्तु का u है, और अंतिम वेग क्या है, v है। जो अब जो है त्वरण किस पर है, तो इस पर है, PQ पर त्वरण है। तो अब देखिए यहाँ Q से एक लंब डाल देंगे। देखिए हमने बना रखा है पहले से, ये जो है ये त्वरण, यह Q से एक लंब डाल देंगे किस पर, x अक्ष पर, जो कहां पर मिल रहा है, यस पे मिल रहा है, बिंदु यस पे। और यस पर जो है किसको दिखाया जा रहा है, तो यस पर समय को दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 0 समय होगा और यहाँ पर क्या होगा, t समय होगा। तो t समय को दिखाया गया, तो यस पर क्या है, t समय है। अब इसके पैरेलल यहाँ P से एक लंब डालेंगे इस पर, यानी कि Q यस पर एक लंब डालेंगे P से, इसको मिला देंगे डॉट से, जो कहां मिल रहा है, R पे मिल रहा है। अब यहाँ Q से Y अक्ष पर एक लंब डालेंगे जो यहां पर मिलेगा, और ये क्या शो करेगा, तो यह अंतिम वेग को शो करेगा। क्यों, क्योंकि Y अक्ष पर क्या दिखा रहे हैं, हम वेग को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ क्या मिलेगा, अंतिम वेग मिलेगा, ठीक है। इतनी बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहां से देखिए हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो है, ये जो दूरी है, ये ऊंचाई यानी कि दूरी, विस्थापन Q और S। तो QS बराबर हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं QS बराबर QR प्लस RS। अरे भाई QR और RS को हम जोड़ेंगे तो ये पूरी दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये छोटा सा पार्ट और ये छोटा सा पार्ट दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो जोड़ दिया। अब उसके बाद से अब देखिए यहां से RS कहिए या ओपी कहिए, ओपी दोनों बराबर है क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, सॉरी
एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और बराबर है। तो यानी कि जितनी दूरी ओपी की होगी उतनी ही दूरी आरएस की होगी, यानी कि एस आर कहिए या आरएस कहिए। तो अब जो है आरएस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं, आरएस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब जो है देखिए अब कौन कितना होगा, जैसे QS है तो QS का मान चित्र से जरा देखिए तो कितना होगा QS का मान, तो QS है कहां, तो QS यानी कि यहां से यहां तक, तो भाई O से जो इसको मान लीजिए PQRS और इसको मान लीजिए A मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए O से A जितना होगा उतना ही S से Q होगा, तो O से S कितना होगा, V होगा, कैपिटल V। तो इसका मतलब S से Q कितना होगा, QS कितना होगा, V होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से OP की बात करिए, O से P की, तो O से P कितना है भाई, U है, देख लीजिए लास्ट कितना है यहाँ पे, U है यहाँ पे, तो यानी कि ये कुल मिला के यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, तो रख दिया। अब जो है ये अब समीकरण 1 में इन सभी मानों को रख दीजिए, तो समीकरण 1 में जब ही इन मान को रखेंगे तो QS के जगह पे क्या रखेंगे, V रखेंगे, और बराबर QR की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, और OP का मान कितना है, U है, आप रख दिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो V माइनस क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू QR, ठीक है। समीकरण नंबर 2 आई बात समझे। अब जो है अब हम लोग यहां क्या करेंगे, लिखेंगे त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। बताया गया था आप लोगों से कि वेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण बराबर वेग में क्या परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या समय, कुल लगा समय, यही ना होता है। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन का मतलब, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो है V माइनस U, अरे भाई वेग में परिवर्तन है जो आप V से U, यानी कि प्रारंभिक वेग U है, अंतिम वेग V है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो परिवर्तन निकल जाएगा, तो यानी कि V माइनस क्या हो जाएगा, U, और बटा समय क्या है भाई, तो समय यहां से यहां तक कितना लगा है, T लगा है, देख सकते हैं आप, समय कितना लगा है, T, भाई यहां तक जाने में समय कितना लगा, T लगा, तो ये क्या हो जाएगा T। तो A बराबर V माइनस U अपान क्या हो गया T। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, A T इज इक्वल टू V माइनस क्या U। तो अब V बराबर क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर U प्लस क्या AT, आप ट्रांसफर करके देख लीजिए, ये U को इधर लाएंगे तो AT प्लस U होगा बराबर V, यानी कि V बराबर U प्लस क्या हो जाएगा AT, यही पहला समीकरण है। यहाँ पर जो है अगर समीकरण ये 2 से अगर आप लिखेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, QR अपान क्या T। अब QR की जगह पे V माइनस U रख देंगे, तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन V माइनस U डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से अब आइए दूसरे समीकरण की तरफ बढ़े। ये पहला समीकरण आपका निकल गया। दूसरा समीकरण ये होता है कि देखिए ये क्या निकालना है भाई, आपको जरा यहाँ देखिए यश निकालना है, और यश किसको बोलते हैं, यश विस्थापन को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दूरी एक तरह का, ठीक है। तो ये यश क्या है, दूरी, विस्थापन। तो अब इस ग्राफ से दूरी क्या शो करता है भाई, तो ये जो हमारा ग्राफ मिलता है, जो ढाल है, इस ढाल के नीचे का जो क्षेत्र है उसका क्या क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं, तो क्या निकल जाता है भाई, विस्थापन निकल जाता है वस्तु का, ठीक है। तो आइए इस ढाल यानी PQ के नीचे का जो एरिया बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालें, तो हमारा क्या निकलेगा, विस्थापन निकलेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे चित्र से वस्तु द्वारा विस्थापन बराबर ढाल PQ द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का
क्या क्षेत्रफल। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकालते तो विस्थापन को हम एस से दिखाते हैं, ढाल का क्षेत्रफल PQ यानी PQ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप देखिए जरा यहां से ये PQR एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां से, आप देखिए PQR ये आपका एक संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। तो अब देखिए संपूर्ण त्रिभुज यहां से बन रहा है और एक आयत भी बन रहा है PRSO, ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर हम आयत के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीज यहां पे लिखना है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल प्लस आयत OPRS का क्या क्षेत्रफल, RS का क्षेत्रफल। तो S बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और लंबाई गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका क्या बन रहा है भाई, PR बन रहा है। तो PR गुणा ऊंचाई ये बन रही है आपकी RQ, ठीक है। और प्लस यहां से देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई आपकी क्या बन रही है, OS, लंबाई क्या बन रही है OS, और गुणा चौड़ाई क्या बन रही है OP, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करिए यहां से, तो हाफ, और PR की वैल्यू कितनी होगी, तो PR की जो वैल्यू, जो OS की वैल्यू होगी वही PR की वैल्यू होगी। तो आप जरा निकाल के देखिए कि OS की वैल्यू क्या होगी। तो यहां 0 है, यहां T है, तो T - 0 होगा बराबर क्या हो जाएगा T। तो यानी कि OS की वैल्यू या PR की वैल्यू क्या होगी, T होगी, ठीक है। तो यहां आप पुट कर लीजिए T और इंटू RQ की वैल्यू कितनी होगी, RQ। तो RQ यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है भाई, तो V माइनस क्या होगा U। अरे भाई ये दूरी, तो यहां U है यहां V है, तो V माइनस क्या हो जाएगा U। तो ये हो जाएगा V माइनस U, ठीक है। प्लस अब इसको जरा देखिए OS की वैल्यू कितनी होगी, O से S, तो O से S अभी लिखे हैं आप। अरे भाई PR या OS कहिए, तो OS की दूरी कितनी हो जाएगी T और इंटू OP की वैल्यू कितनी है U है, देखिए 0 और ये U, तो कितना हो गया U, तो ये हो गया U, ठीक है। अब चलिए इसको जनरली सॉल्व कर देते हैं। तो यस बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ और T इंटू V माइनस हाफ और T इंटू U और प्लस ये क्या हो जाएगा TU, ठीक है। अब जरा आप देखिए TU, इसको एक साथ सॉल्व करिए। तो यस बराबर हाफ और इसको VT लिख सकते हैं, V इंटू T, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करिए, तो TU और हाफ TU, तो कितना बचेगा, प्लस हाफ TU बचेगा, हाफ TU बचेगा, ठीक है। अब यहां से यस बराबर, अब देखिए क्या कॉमन है यहां पे, कॉमन यहां से अगर हम ले लें हाफ और T कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, V प्लस U बचेगा, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग क्या करें, हाफ T, और अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण, ये जो समीकरण 1 है V बराबर U प्लस AT, तो अगर हम लोग यहां रख दें इस वैल्यू को अगर हम लोग रख दें तो V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, U प्लस AT और प्लस U है ही है। तो अब यहां से यस बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हाफ T और U जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2U और प्लस क्या हो जाएगा AT। अब अगर हम लोग वैल्यू लिख दें तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा UT और प्लस यहां मल्टीप्लाई करिए तो हाफ और क्या हो जाएगा A और T बाहर है यहां, तो T स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, निकालना था। और यहां आप लोग लिख लेंगे, यहां ये कैसे आया, तो सिंस V बराबर क्या U प्लस AT, क्या करने पे, इसमें रखने पे, V के जगह पे क्या रख देंगे, U प्लस AT रख देंगे। तो ये आपका आ गया कौन सा, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरा समीकरण देखते हैं, वेग स्थिति संबंध को जो दिखाता है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसी फिगर से इसको भी निकाल लेना है आप लोगों को।
तो अब बस ध्यान ये रखना है कि जो वस्तु द्वारा विस्थापन हम लोग निकाले हैं ढाल PQ के नीचे का जो क्षेत्र है, तो त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल को जोड़ा गया है। यहाँ पर भी इस ढाल के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निकालना है, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज भी बन रहा है। आप लोग पढ़े होंगे समलंब चतुर्भुज OPQS, ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र क्या बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। तो अब देखिए चित्र से लिखेंगे, चित्र से समलंब चतुर्भुज कौन सा, OPQS का क्षेत्रफल, OPQS का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, समांतर भुजा कौन बन रहा है, OP और SQ बन रहा है। OP और SQ ये समांतर भुजाएं हैं दोनों, तो OP प्लस SQ, ठीक है। और गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी अब ये बन रही है आपकी, ये बीच की दूरी लंब है ना, ये नहीं लेंगे, तिरछा है, ये लेंगे OS। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे OS, ठीक है। अब जो है ये जरा बताइए कि ये चतुर्भुज यानी कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल OPQS ये क्या दर्शाएगा, विस्थापन को ही तो दर्शाएगा ना, दूरी को ही दर्शाएगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यस बराबर हाफ, और आप देख सकते हैं यहां से OP का मान कितना है, तो OP का मान क्या है, U है, तो पुट कर दीजिए U, और प्लस SQ का मान कितना है, SQ, तो SQ का मान आप जो है आप देखिए QS है, SQ का मान कितना है, V है, इसके पहले निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे V, SQ का मान कितना होगा, V होगा, ठीक है, और इंटू OS का मान क्या है, T है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अब थर्ड इक्वेशन में जरा देखिए कहीं T है, समय है क्या, समय नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं T है नहीं है, लेकिन यहाँ पे T आ रहा है, तो T को क्या करेंगे, हटाएंगे यहां से, ठीक है। तो T को अब कैसे हटाएंगे, तो देखिए समीकरण 1 को लेंगे फिर से, V बराबर U प्लस AT, तो यहां से T का मान निकालिए, तो ये V को इधर भेजेंगे, U को इधर भेजेंगे, तो V माइनस क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू AT, देयरफॉर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस U अपान A, होगा कि नहीं होगा, यहां से देख लीजिए सॉल्व करके, ये U को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस U बराबर AT, T का मान आप निकाल दीजिए, A से भाग दे दीजिए इधर, तो अब T के जगह पे ये लिख सकते हैं वैल्यू को, तो अब लिखिए T के जगह पे उसको हाफ U प्लस क्या है V इंटू V माइनस U अपान क्या A, ठीक है। अब जो है जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो यस बराबर हाफ, और यानी कि 1/2A लिख सकते हैं, ये देख लीजिए ये मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो U प्लस, अब देखिए U प्लस V, और दूसरे ब्रैकेट में V माइनस U, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिख दें तो गलत नहीं होगा, यानी कि V प्लस U लिख दें तो भी गलत नहीं होगा। तो देखिए एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में माइनस B, तो क्या होता है, वर्गांतर का फार्मूला A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर, तो यस बराबर 1/2A, और ब्रैकेट ऑफ ये देखिए V स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, U स्क्वायर। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये इधर, ये इसके नीचे एक है तो ऊपर इसमें एक से गुणा होगा, तो B स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, U स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें गुणा करिए तो 2AS हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, U स्क्वायर इधर जाएगा तो 2AS, और प्लस क्या हो जाएगा U स्क्वायर, इसको सिस्टमेटिक लिख दीजिए, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, तो ये आपका देख लीजिए, ये आपका थर्ड इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा पूरा वीडियो। अगर कहीं से दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो है
अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से करें। आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि फिर इसको जो है अपने मन से एक बार करने का प्रयास करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।